अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं। अब मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं, बोर्ड पे देखो, इधर बोर्ड पे देखो, हाँ इधर बोर्ड पे देखो, ये आता है आपका परिवहन के अंदर। किसके अंदर आएगा, परिवहन के अंदर। अब परिवहन के अंदर आएगा, पाठ का नाम क्या है, परिवहन। पाठ का नाम क्या है, परिवहन। परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। लेकिन आज की डेट में परिवहन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। क्यों 4 प्रकार के होगा, इनमें एक पाइपलाइन परिवहन और जोड़ दिया गया है। तो पहला परिवहन है थल परिवहन। पहला कौन सा है, थल परिवहन। थल परिवहन का मतलब है कि जिस प्रकार से जल हमें जो प्राप्त होता है उतनी कितनी जगह से प्राप्त होता है, 3 जगह से होता है। कहां से होता है, पहले पृष्ठीय जल, भौम जल और वायुमंडलीय जल, और उसके बाद में चौथा जो आता है महासागरीय जल आता है, वो भी चौथा जोड़ा गया महासागरीय। ऐसे यहाँ पे पहला था थल परिवहन। थल परिवहन वे परिवहन है जमीन की ऊपरी सतह पर चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, थल परिवहन। अब थल परिवहन में कौन कौन से आते हैं, सड़क परिवहन। पहला कौन सा है, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जो पहला परिवहन है, जो मुख्यतः सभी के लिए सबसे सस्ता और सब जगह सभी को जोड़ने वाला जो संसाधन है, वो कौन सा है, सड़क परिवहन। दूसरा कौन सा है, रेल परिवहन। सड़क परिवहन और रेल परिवहन, बात मालूम पड़ेगा सड़क में। दूसरा आता है आपका जल परिवहन। जल परिवहन में जितने भी समुद्र है, समुद्र में एक देश से दूसरे देश में या एक जगह से देश के अंदर ही अंदर जो हम काम करते हैं जलों के मार्ग के द्वारा, कौन सा परिवहन कहलाएगा, जल परिवहन। अगर देश के अंदर ही अपन काम करते हैं तब कौन सा कहलाएगा, घरेलू। और एक देश से दूसरे देश में अगर ले जाते हैं तो कौन सा कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय। भारत का 95% व्यापार किससे किया जाता है, समुद्री जल परिवहन से। किससे किया जाता है, 95% व्यापार किससे किया जाता है, जल परिवहन से। अब जल परिवहन उदाहरण के लिए चंबल नदी। चंबल नदी उदाहरण क्यों देता हूँ कि आपने चंबल नदी यहाँ पे देखी हुई है। तो चंबल नदी में जब पुल टूट जाता है तो हम किससे जाते हैं, स्टीमर से एक जगह से दूसरी जगह पार होते हैं। तो एमपी से यूपी में जाने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं हम, कौन से, जल परिवहन का। कौन साधन है, जल परिवहन। जल परिवहन हुआ साधन। तो ये कहाँ है, देश के अंदर है, तो कौन सा हो गया, घरेलू। कौन सा हो गया, घरेलू। अगर सपोज करो कि हमें यहाँ से सऊदी अरब जाना है, तो सऊदी अरब जाने के लिए हमें पानी की मार्ग से जाएंगे, तो जाएंगे तो जल परिवहन से ही, लेकिन वो कौन सा मार्ग कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय। कौन सा कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय। बात समझ में आ गई। तीसरा आपका आता है वायु परिवहन। वायु परिवहन जो कि वायु में हवा के अंदर चले, परिवहन कौन सा कहलाएगा, वायु परिवहन। इसमें क्या क्या आते हैं, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आदि। अब इसके अंदर जब हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि आते हैं तो ये अब जो देश के अंदर जितने उड़ानें भरी जाती हैं, वो उड़ानें कौन सी कहलाती हैं, घरेलू या डोमेस्टिक। घरेलू इंग्लिश में डोमेस्टिक। और अब डोमेस्टिक जो उड़ानें हैं वो क्या कहलाएंगी, घरेलू उड़ानें कहलाएंगी। अब जो इंटरनेशनल, मान लो कि यहाँ से आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाओगे तो अब जाओगे हवाई जहाज से, तो कौन सी उड़ान कहलाएगी, अंतरराष्ट्रीय। तो ये 3 परिवहन हो गए। चौथा परिवहन है आपका, वो है जल परिवहन। क्या है, वो पाइप परिवहन। कौन सा है, पाइप परिवहन। पाइप परिवहन क्या है कि आज की डेट में आपने देखा होगा कि पानी की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है, खासकर पीने वाले पानी की। तो हम कृषि क्षेत्र में एक जगह से जब दूसरी जगह पानी को लेके जाते हैं तो किस माध्यम से लेके जाते हैं, 99% पाइप लाइन से लेके जा रहे हैं। आपके घरों में भी आने वाला पानी कौन सा पानी है, किसके आता है, पाइप से आता है। तो वो भी एक परिवहन हो गया। अब यही अगर घरेलू घर में उपयोग कर रहे हैं, अपने यहाँ पे अपने देश के अंदर उपयोग कर रहे हैं, तो घरेलू हो गया। अब उसके बाद में मान लो कि अभी हमें विदेश में क्या जरूरत पड़ेगी, बाहर से दूसरे देश में पाइप बिछाने की जरूरत क्या पड़ेगी। भारत के अंदर जो जितना भी तेल निर्यात है वो कहाँ से होता है, 80% से ऊपर कहाँ से होता है, विदेशों से होता है। तो विदेशों से हमें क्या करना पड़ेगा, गैस मंगानी हो या फिर मंगानी हो, उससे डीजल पेट्रोल कच्चा तेल मंगाना हो, तो उसके लिए बार बार जहाज लेके जाओ, बार बार लेके आओ, काफी महंगा पड़ता है। पाइप लाइन एक बार बिछा दो, बिछा दिया, एक बार में ही पाइप चालू कर दिया, अपने आप आता रहेगा। तो ये सस्ता भी है और अच्छा भी है और किफायती भी है, खर्चा भी कम है। तो दूसरा कौन सा, पाइपलाइन परिवहन। अब वापस आ जाते हैं वहां पे सड़क परिवहन पे। तो सड़क परिवहन मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, नेशनल हाईवे। ये सभी मार्ग में आते किसमें है, नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे जो कि भारत सरकार बनाती है वो कौन से हाईवे कहलाते हैं, नेशनल हाईवे कहलाते हैं। जैसे दिल्ली से ग्वालियर वाला हाईवे कौन सा हाईवे है, हाईवे नंबर 44। हाईवे नंबर, सभी के हाईवे नंबर दिए रहते हैं। और दूसरा आता है स्टेट हाईवे।
अब ये क्या करता है, नेशनल हाईवे केंद्र सरकार बना रही है, ये तो केंद्र सरकार ने बना दी है, तो ये तो केंद्र का काम हो गया। अब इसे बनाने के लिए पैसा जितना भी खर्चा सब कौन देगा, केंद्र देगा। और इसके जो डेवलप एजेंसी वो है NHAI, NHAI, नाई के नाम से जाना जाता है। दूसरा था स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कौन बनाता है, स्टेट एक राज्य, तो इसे राज्य कौन बनाएगा, राज्य अपने मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से और जो भी राजधानी है उससे जोड़ने वाले मार्ग को क्या, कौन सा मार्ग कहलाएगा, स्टेट हाईवे। जिला मार्ग से लेकर और कहां तक, मान लो मुरैना जिला है, मुरैना जिला से आपको भोपाल तक जाना है, मुरैना से भोपाल से जोड़ने वाली सड़क को कौन सा हाईवे बोलेंगे, स्टेट हाईवे। अब इस स्टेट हाईवे में हो सकता है बीच बीच में नेशनल हाईवे भी जोड़ दिया गया हो। हमने एक दिन पहले भी समझाया था निशु, हमने एक दिन पहले भी समझाया था इससे पहले कि इसमें क्या समझाया था कि जब नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे बन रहे होते हैं तो मान ले कि आप दिल्ली से लेके और ग्वालियर तक नेशनल हाईवे 44 है, अगर आपको मुरैना से निकलना हो, भोपाल जाना हो, तो बीच में हमें नेशनल हाईवे मिलेगा, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेट को, क्योंकि मिल गया। लेकिन जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे अपना बना रहा है राज्य, तो कौन सा कहलाएगा, स्टेट हाईवे कहलाएगा। अब उसके आगे आता है जिला हाईवे, वो जिला मार्ग क्या, कौन से मार्ग होते हैं, जिला मार्ग वह मार्ग होते हैं जो कि अपने जितने भी जिला, मुरैना जिला है, मुरैना जिला में जोड़ने वाले जितने भी गांव पड़ रहा है, मुरैना जिला में जितने भी शहर, सिटियां, छोटी छोटी सिटियां, कस्बा है, वो सभी कस्बाओं को जोड़ने के लिए, जिला तक आने के लिए जो भी मार्ग कहलाएंगे, कौन से मार्ग कहलाएंगे, तो कौन सा मार्ग हो गया, जिला मार्ग का क्या, अगर प्रश्न आ जाए जिला मार्ग किसे कहते हैं तो कैसे लिखोगे, जिला मार्ग किसे कहते हैं, उत्तर क्या होगा, छोटे शहरों कस्बों को या जिला से जोड़ने वाली सड़क। हाँ तो बोलो कोई नहीं, सही बोलोगे या गलत बोलोगे, देखो जिले से जोड़ने वाले जितने भी मार्ग, जिले के संपर्क में आने वाले सभी मार्गों को जिला मार्ग कहते हैं। अब अगला आता है आपका जिला मार्ग, बाद में एक अभी आपका प्रश्न अलग से आएगा, इसमें दो प्रश्न है आपका, इसके अंदर जो BRO है उसमें एक आ रहा प्रधानमंत्री सड़क, इसमें कहीं दिया होगा, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है, वो भी यहीं पे ले लेते हैं, पहले BRO को बाद में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तीन समझ में आ गए, ये 3 मार्ग तो हो गए, तीनों मार्ग समझ में आ गए। अब मैं तीनों मार्ग को समझा देता हूँ। दिल्ली से चले ग्वालियर कौन से मार्ग पे चले, नेशनल हाईवे। अब उसके बाद में मान लो ग्वालियर उतर गए, ग्वालियर से आना आपको अंबा, कौन से मार्ग से आओगे, अब उसके बाद में मान लो कि अंबा से आपको आना है घाट, अपने घाट पे कौन से हाईवे से आओगे, अब अपने मान लो कि आप उस घाट पे उतर गए, वहां से आप अपने गांव तक जाओगे, कौन सा मार्ग कहलाएगा, प्रधानमंत्री, कौन सा मार्ग है, मंत्री, देखो लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, ग्रामीण सड़क इतना ही बोलेंगे, परियोजना नहीं बोलेंगे। कौन सी सड़क हो गई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क। अब देखो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क क्या करती है कि आप दिल्ली से चले पहुंचे ग्वालियर, हाईवे से पहुंचे, ये किसने बनवाया था, केंद्र ने, फिर आपने केंद्र के बाद में ग्वालियर से बैठे बस में सीधे कहां पे आ गए, अंबा तक आ गए, तो ये किसने बनवाया, स्टेट हाईवे, राज्य मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, इसका रखरखाव कौन करेगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ही करेगी। जिला मार्ग, अब मान लो कि अंबा से आप आए उषद घाट, तो उषद घाट तक जो बनाई रोड किसने बनवाई, जिला मार्ग बनवाई, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन मार्ग कौन सा कहलाएगा, जिला मार्ग। अब आ गया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मार्ग। अब आप अपने गांव में जा रहे हो, गांव में जाने के लिए आपने देखा गांव में रोड बनी हुई है, सभी गांव के लिए रोड बन रही है, तो वो गांव वाली रोड कौन सी रोड कहलाएगी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने 2005 में शुरू की थी, समझ में आ रहा है, 4 मार्ग। तो आपका प्रश्न भी आ रहा है यहाँ पे, मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं, तो मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं, चलो उत्तर बताइए। मोटर गाड़ी यात्रियों मोटर गाड़ी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें जो उपयोग में, हमें मान लीजिए आप इन मार्गों से दिल्ली से लेके यहाँ तक आ गए अपने गांव तक, पैदल चल के आए, दौड़ के आए, गाड़ी से आए,
कभी क्या तो आप ट्रेन से आए होगे या बस से आए होगे या अपनी गाड़ी से आए होगे, आए तो मोटर गाड़ी से ही हो, तो इसका क्या आंसर लिखोगे? क्या लिखोगे? मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान को तीव्र परिवहन के साधन है। भारत के विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, पहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित उन्हें मोटर गाड़ी उद्योग बात समझ में आ गई? अब ये सभी समझ में आ गया पूरा पाठ। अगले पे बढ़े। अगला आपका था सहकारी उद्योग किसे कहते हैं? सहकारी उद्योग किसे कहते हैं? मिटाने से। चलो बताओ सहकारी उद्योग के बारे में जानते हो? निराशा, निराशा सहकारी उद्योग किसे कहते हैं? सहकारी उद्योग लिखा हुआ है, सहकारी, देखो लिखा हुआ सहकारी उद्योग। क्वेश्चन नंबर देखो 6, सहकारी उद्योग। हाँ बताओ किशनकांत, चलो बता दी किशनकांत। देखो सहकारी उद्योग क्या होते हैं कि यह कुछ व्यक्तियों के द्वारा या कुछ एक संगठनों के द्वारा बना लिए जाते हैं, कुछ व्यक्तियों या कुछ संगठनों के द्वारा बना लिए जाते हैं। इसमें कुछ भूमिका सरकार की होती है नाम मात्र की, बाकी यह है कुछ व्यक्तियों के द्वारा ही चलाए जाते हैं। अब उदाहरण के लिए कि जैसे आपने देखा हो पहले कॉर्पोरेटिव बैंक होती थी, जो ग्रामीण बैंक, अभी ग्रामीण बैंक के नाम से आ रही है। ग्रामीण बैंक क्या करती थी कि खाद किसानों क्या देती थी? खाद, और उसके लिए कुछ धन भी दिया करती थी। किसके लिए? कृषि के लिए। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब भी अपन बुआई करते हैं अक्टूबर नवंबर में, खाद की आवश्यकता पड़ती है। खाद की आवश्यकता पड़े, खाद लेने जाते हैं, खाद के पैसा नहीं दे के आते हैं, बोलो लिख लो नाम, हम अगली साल देंगे पैसे। देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो अपन बोलते कहां से मिल गया? सहकारी संस्थान। किसने दिया है? सहकारी संस्थान। किसने दिया हमें? वो सहकारी संस्थान है। तो वो संस्था किसके द्वारा बनाई गई है? उसमें कुछ पैसा किसका रहता है? सरकार का। और हिस्सेदारी किसकी होती है? जनता की। हिस्सेदारी किसकी है? जनता की। तो निराशा क्या समझी? निराशा क्या समझी बता? हाँ रेखा चलो बता। सहकारी से क्या? सहकारिता, यह पूरा शब्द सहकारिता। सहकारिता से क्या आशय है? ये तो सहकारी आपका जो आ गया है, सहकारी उद्योग से कहते हैं। सहकारिता से क्या आशय है लिखा है? चलो पढ़ेंगे बता। हाँ, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों और श्रमिकों दोनों के हाथों में होता है। अच्छा अभी क्या कर रही है? क्या बता रही है? जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने में उत्पादकों। देखो कुल मिला के बात क्या है कि जो भी कच्चा माल है और उसे बनाने वाला दोनों हो गए, तो इसका जो है आंसर आपका रहेगा जिनका स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब अधिकार। अधिकार कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों दोनों के हाथों में होता है। जो कच्चे माल की भी पूर्ति कर रहे हैं और उसे बना भी रहे हैं, तो दोनों के हाथों में। और संसाधनों का कोष संयुक्त होता है। जो संसाधन है उनमें कोष का मतलब धन, हिस्सेदारी सभी की क्या होती है? बराबर होती है। तथा लाभ हानि का भी विभाजन बराबर ही होगा। अनुपातिक का मतलब बराबर, चाहे लाभ हो या हानि हो, क्या होगी? बराबर बराबर होगी। तो क्या कहलाएगी? सहकारिता। अगला क्वेश्चन ले ले। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन, ये मैंने अभी आपको बीआरओ बताया नहीं था, उसमें एक आया था बीआरओ, आया था बीआरओ। एक है इसी के साथ में पवन अंश। पवन अंश किसने पढ़ा है? पवन अंश क्या है? पवन अंश क्या है? देखो इसी से जुड़ा हुआ है। ये पवन अंश क्या है? जुड़ा हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्यों में दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही हैं। दोनों क्वेश्चन है जो आपके लगभग एक ही हैं। तो अब कैसे हैं कि पहले तो मैं आपको बीआरओ के बारे में बताता हूँ। बीआरओ फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था, सरकारी संस्था है। कौन सी संस्था है? सरकारी। ये लगभग जितने भी हमारे जो देश है, जो एक देश दूसरे देश से सीमा जुड़ रही हैं, वहां पे सड़कें बनाते हैं। नाम हो गया बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब क्या हो गया? सीमा। हमारे देश की सीमा है। हमारे देश की सीमा देखो इधर लगी पाकिस्तान से, इधर चीन से।
तो हमारे दो मुख्यतः जो देश हैं जो सबसे बड़े मतलब जिनसे हमारी लड़ाई चलती रहती है, वो पाकिस्तान हो गया और दूसरा हो गया चीन। तो लगभग यहाँ पे बनाते हैं लगभग, तो उनको कौन बनाती है रोड है वहाँ पे, बीआरओ बनाती है। अब आपने जो विश्व की सबसे लंबी टनल का नाम बताइए कौन सी है? अटल टनल। कितनी लंबाई है? 9.0। हाँ है, किसने बनाई है? किसने बनाई है? सीमा संगठन द्वारा। किसने बनाई है? सीमा संगठन द्वारा। किसके? सीमा संगठन द्वारा। हिंदी में नाम क्या हो गया? बीआरओ। हिंदी में नाम क्या हुआ? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में होगा, हिंदी में सीमा संगठन। हाँ सीमा संगठन नहीं, सड़क। हाँ बता दो। सीमा सड़क संगठन क्या है? योजना बना कर लगा देना। सीमा तो सड़क। ये बात समझ में आ गई होंगी। तो इनका बीआरओ को क्या हो गया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे बनाती है? बॉर्डर के एरिया में इतनी रोड बनाती है, बीआरओ बनाती है। अटल टनल भी चीन बनाई है, विश्व की सबसे लंबी टनल है। बात समझ में आ गई इतनी? ये भी आता है ओटी में आएगा, ये अटल टनल वाला ओटी में आता है। अब आता है आपका पवन हंस क्या है? तो पवन हंस क्या है? हेलीकॉप्टर। पवन हंस बताओ, आंसर बताओ। हाँ, हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल एवं प्राकृतिक हाँ गैस। आगे गैस की अपशिष्ट। हाँ, तो ये जो पवन हंस है वो क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पे सड़क परिवहन ना हो वहाँ पे पवन हंस का उपयोग किया जाता है। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे मरीज हो गए, उसके बाद में कोई आपदा आ जाए, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एक हेलीकॉप्टर सेवा है, इसे पवन हंस कहते हैं। पवन का मतलब उड़ने वाले हवा में, और हंस देखा हुआ एक पक्षी का नाम है। हंस पक्षी का नाम है, इसलिए इसका नाम दिया गया पवन हंस। इसी में क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण? सेम यही है। अब उत्तरी पूर्वी का हमारा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सब किस में आते हैं? उत्तर पूर्व में आते हैं। ये हमारे जो 7 स्टेट हैं ये किस में आते हैं? उत्तर पूर्व में आते हैं। अब ये उत्तर पूर्व में होता क्या है कि उत्तर पूर्व में जो भी क्या है, पूरे पहाड़ी एरिया। कौन सा एरिया? पहाड़ी। वर्षा ऋतु में बारिश ज्यादा होती है, सर्दियों में बर्फ से पूरा ढक जाता है। तो उस बर्फ से ढक जाएगा तो पूरे मार्ग क्या हो जाते हैं? बर्फ में ढक जाएंगे, आवागमन क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। ऊंची पहाड़ियां हैं, तो इन पे आने जाने के लिए सबसे अच्छा और बढ़िया साधन क्या? कौन सा साधन है? वायु परिवहन। कौन सा साधन है? वायु परिवहन। वायु परिवहन क्या है, इसलिए अच्छा है, यहाँ पे क्यों माना गया अच्छा? कि दुर्गम पहाड़ियों में तो देखो सबसे पहले हमें सेना सबसे आवश्यकता किसकी पड़ती है? इन क्षेत्रों में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन की, सामान को जल्दी से पहुंचाना हो, कोई आपदा आ जाए तब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो। तीसरी चीज कि मान लो कि हमारी सेनाएं कहाँ पे बॉर्डर पे रहती हैं, उनके लिए राशन सामग्री या एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उनके लिए कोई हथियार वगैरह कुछ भी पहुंचाने हैं, तो जो भी सामग्री पहुंचे या उनको मूवमेंट करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, या फिर वहीं पे जो जनता वहाँ की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में मान लेते हैं कि अभी सर्दियों में रास्ताएं बंद हो गई, तो सबसे अच्छा और सस्ता साधन कौन सा रहेगा? वायु परिवहन। तो अभी इसका उत्तर बताओ क्या होगा? उत्तर पूर्वी राज्यों में जहाँ विच्छिन्न धरातल और घने जंगल, नदियों आदि जगहों पर वायु परिवहन अधिक। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों जहाँ बड़ी नदियाँ, विभिन्न धरातलीय, घने जंगल, बाढ़ आदि एक सामान्य बात है, वहाँ हवाई यात्रा इसमें सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है और है भी। हो गया? पहले समझ में आ गया? पवन हंस भी समझ में आ गया? प्रधानमंत्री सड़क योजना भी समझ में आ गया? यहाँ तक सभी समझ में आ गए? आगे बढ़े अभी? आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति का क्या संदेश साधन बताया? साधन बताया? चलो बताओ कोई। बताओ वो पढ़ के रहे हो? देखो, जब गांधी जी भारत में आए तो गांधी जी ने अपनी एक किताब लिखी। किताब का नाम था, जो गांधी ने लिखी थी उसका नाम था हिंद स्वराज। 1909 में किताब लिखी, उसका नाम था हिंद स्वराज। 1909 में जब किताब लिखी हिंद स्वराज,
हिंद स्वराज लिखने चाहिए तो तुम पढ़ के नहीं आते वैसे, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं रहता। हमने बोला पूरा याद कर लेना। गांधी जी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? हिंद स्वराज, 1919 में। तो गांधी जी ने बताया अंग्रेजों का जितना भी शासन चल रहा है वो शासन किसके सहयोग से चल रहा है? भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। तो भारतीयों के सहयोग चल रहा है, अगर भारतीय अपना सहयोग वापस खींच लें तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी शासन ढह जाएगा। इसीलिए उन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना या हिंद स्वराज का नारा दिया। उसके बाद में हिंद स्वराज का मुख्य उद्देश्य उनका कहना यही था कि अगर सभी जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो क्या करें? ब्रिटिश सरकार, जो भी ब्रिटिश सरकार है उसमें कोई भी कार्य ना करें। तो कार्य नहीं करेंगे अपने आप को। कितने थे? 40,000। शुरू में कितने थे अंग्रेज भारत में? 40,000। उन्होंने सिपाही किसको बनाया था? भारतीयों को। उनके जो काम करते थे कौन करता था? भारतीय करते थे। वो तो सिर्फ क्या थे, ऊपर मालिक बने हुए बैठे हुए थे, तो उनका काम ही छोड़ देते। वो किससे करवाते? किसी से भी नहीं करवाते। तो इसलिए गांधी जी ने पुस्तक लिखी, उसका नाम था हिंद स्वराज। कब लिखी? 1909 में। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब आए गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन हर साल आता है। पिछली साल 2 साल में राम भरदा के बोल रहा था, एक बार की बोला सर ये गिरमिटिया मजदूर कहां से आ गए? पढ़ाया तभी ने, अब तो याद हो गया होगा। गिरमिटिया, चलो बताओ गिरमिटिया मजदूर बताओ, कोई बताओ। अपनी विशेष शासन के द्वारा चलेगा बता दो। शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को हाँ फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था, जिन्हें गिरमिट कहा जाने लगा। इन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। उस एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहते थे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। वेरी गुड। तो गिरमिटिया मजदूर का मतलब क्या हुआ कि जब उपनिवेशवाद का मतलब हुआ जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो वो क्या करते थे, एक देश से दूसरे देशों में मजदूरों को लेकर आते थे। तो मजदूरों को ले जाने के लिए वो एक एग्रीमेंट करवाते थे, वो एग्रीमेंट के तहत लेकर जाते थे। तो यहाँ पे नहीं उन्हें गिरमिट बोला जाता। जब वो उस देश में पहुंच जाते थे तो उस देश के नागरिक इन मजदूरों को क्या बोलते थे? गिरमिटिया मजदूर। कौन सा मजदूर बोलते थे? गिरमिटिया मजदूर। धीरे धीरे चल के ये वहीं पे बसते गए, धीरे धीरे चल के वहां पे ये बसते गए। और आज की डेट में भारत से सबसे ज्यादा कहां पे गिरमिटिया मजदूर भारत में सबसे ज्यादा कहां से ले जाए गए थे? बिहार से। कहां ले जाए गए थे? बिहार से। तो सबसे ज्यादा एक ऐसा देश है जो जहाँ पे कि पूरे का नाम प्रधानमंत्री भी भारत का ही मूल का निवासी, पहले भारत के ही थे गिरमिटिया मजदूर, आज वहां का प्रधानमंत्री बन गया। चलो मालूम करके बताना। और तकरीबन 70% आबादी की पूरी यहीं से भारत से गई हुई है। वो पहले गिरमिटिया मजदूर हुआ करते थे। तो गिरमिटिया मजदूर मालूम पड़ गया? उसका मालूम करके आना कौन से थे। तो ये 10 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए? आज 10 हो गए, कल करवाएंगे बचे हुए 12 हैं।